और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आज का हमारा है कि मार्च 2022 में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से गरीब और कमजोर समूहों की मदद करने के लिए जो विश्व बैंक है इसके द्वारा किस राज्य को अभी हाल ही में 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की पेशकश की गई है। तो देखिए ये 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है पश्चिम बंगाल को मिलेगा विश्व बैंक के द्वारा। देखिए विश्व बैंक की एक शाखा है जिसका नाम है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो आपका IBRD है ये विश्व बैंक समूह की ऋण देने वाली एक शाखा है, इसको याद रखिएगा। और इसी शाखा से ये जो आपका 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण है पश्चिम बंगाल को मिलेगा। देखिए जो IBRD है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और ये वाशिंगटन DC USA में स्थित है, यानी कि अमेरिका में स्थित है। और जो आपका IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है इसके द्वारा मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण की पेशकश की जाती है। तो पश्चिम बंगाल को इसी बैंक से जो है 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिलने वाला है। किस लिए? जो गरीब और कमजोर समूह हैं पश्चिम बंगाल में उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की गई है। तो देखिए इस योजना को शुरू किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और देखिए जो आपका ये PLI योजना है इसके तहत ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता के लिए प्रोत्साहन राशि अगले 3 वर्षों में कंपनी के द्वारा किए गए मूल्य संवर्धन का 20% होगी। और इस योजना की घोषणा सितंबर 2021 में जो है की गई थी। तो याद रखिएगा ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए जो आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है यानी कि जो आपका PLI योजना है इसकी घोषणा हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस स्थान पर पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया गया। तो देखिए जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 था ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए पूसा जो है एक प्लेस है जो कि दिल्ली में स्थित है। और देखिए इस पूसा कृषि विज्ञान मेला का जो आयोजन है ये 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा संस्थान के मेला मैदान में किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। और इस मेले का मुख्य विषय था तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान। और देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो इसके दौरान इस 3 दिवसीय कृषि मेले का जो आयोजन है ये किया गया था इस साल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जनरल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो अमेजन वर्षा वन है, ठीक है, तो इसका कितने % हिस्सा विनाश की कगार पर पहुंच गया है। देखिए वर्तमान में पूरे विश्व में जो है जितने भी वर्षा वन हैं सब पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट चेंज का। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण जो है वहाँ के जो वन है वो नष्ट हो रहे हैं। तो देखिए जब वन ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो घटने लगेगा। और जब ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो धीरे धीरे जो है इंसान के ऊपर खतरा मंडराएगा। ठीक है, देखिए जो नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल है, ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो अमेजन वर्षा वन है तो इसका 75% हिस्सा जो है ये विनाश की कगार पर पहुंच गया है। देखिए आपको बता दूं 30 वर्षों के उपग्रह डेटा और सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग करते हुए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया इस नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में कि अमेजन वर्षा वन का लगभग 75% हिस्सा विनाश की ओर बढ़ रहा है। और इस अमेजन वर्षा वन के विनाश का दक्षिणी अमेरिका में वर्षा की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। और ये वर्षा वन कार्बन सिंक की बजाय कार्बन स्रोत का सोर्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कार्बन का जो भंडारण है करने के बजाय ये वन जितना कार्बन अवशोषित करते हैं उससे अधिक कार्बन डाई छोड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सरल शब्दों में ये है कि देखिए जो वन होते हैं ये क्या करते हैं देखिए आपको पता है पौधे जो है एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें ये क्या करते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं। और CO2 को ग्रहण करते हैं और साथ में जो है ये कुछ मिनरल्स वाटर और सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में ये CO2 को अपने जो है अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इससे जो है एक तरीके से कहा जाए प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है इसको भी बैलेंस कर लेता है ये, यानी इसको सोखता रहता है।
लेकिन जब वन ही नहीं रहेंगे तो CO2 को सोखेगा कौन, और उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे CO2 की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ेगी और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होगा, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव, जिसे साहित्य उत्सव के नाम से जाना जाता है, आयोजित किया गया। तो देखिए 10 से 15 मार्च 2022 तक जो है नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव, जिसका नाम क्या है, साहित्य उत्सव, इसका आयोजन जो है किया गया हाल ही में। देखिए जो आपका साहित्य उत्सव है ये भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, यानी कि इसका आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव का शुरुआत जो है संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा अकादमी प्रदर्शन के उद्घाटन के साथ किया गया था। और इस प्रदर्शनी में साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व 26 युवा लेखक करेंगे, जो कि द राइज ऑफ यंग इंडिया कार्यक्रम में भाग लेंगे। देखिए जो आपका साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में है। और छठवां प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस रेलवे जोन के आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये पूर्वी रेलवे जोन आपका है, याद रखिएगा भारतीय रेलवे का जो पूर्वी रेलवे जोन है इसके आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया। और देखिए इस कार्गो सुविधा से रेलवे की आय में प्रति महीने 11 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। देखिए पीएम गति शक्ति है क्या। देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति जो है ये सभी राज्य सरकारों सहित राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के साथ साथ निष्पादन के लिए रेलवे, सड़क, जलमार्ग और विमानन सहित सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों में जो है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वय के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। और देखिए गति शक्ति के माध्यम से जो केंद्र सरकार के 16 मंत्रालय हैं और विभाग हैं ये जो है एक साथ अब काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 11 मार्च 2022 को दावा किया कि भारतीय क्षेत्र से एक सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जो है हमला किया गया। तो देखिए ये आरोप पाकिस्तान का है कि गलती से एक मिसाइल जो है इंडिया के द्वारा दागी गई, जो कि पाकिस्तान में आकर गिरी थी। पूरा घटना क्या है इसको जो है हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए पाकिस्तानी सेना के मुताबिक जो आपका ये सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यानी कि सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, ये भारत में हरियाणा के सिरसा से लॉन्च किया गया था और ये पाकिस्तान की सीमा के भीतर 124 किलोमीटर अंदर आकर गिरा था। और आपको बता दूं पाकिस्तान की जो सेना है इसने ये दावा किया है कि मतलब इसका मतलब इस मिसाइल को दागने का भारत का कोई हमला करने का उद्देश्य नहीं था। और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों का दावा किया गया है कि ये सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है संभवतः भारत का जो है ब्रह्मोस मिसाइल था। और देखिए पाकिस्तान के द्वारा इस घटना पर भारत से जवाब मांगा गया कि भैया आपने मिसाइल क्यों दागी थी। तो इस घटना को दिमाग में बनाए रखिएगा कि गलती से एक मिसाइल भारत का जो है टेस्टिंग के दौरान पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान ने इसका जवाब मांगा है भारत से कि आपने क्यों दागा मिसाइल। आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय मुद्रीकरण निगम है ये जो है वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। देखिए भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए इस राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कारपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। देखिए जो आपका नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कारपोरेशन है ये वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत पूरी तरह से केंद्र के स्वामित्व में होगा और इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। तो ये थे आपके आज के धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी धमाकेदार क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई CEO और MD कौन बनी है, नाम बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, बताइए।
और चौथा है कि वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर, बताइए। पांचवा की भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देखो का पहला प्रश्न था कि हाल ही में यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये देश आपका दक्षिण कोरिया है। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके अश्विनी भाटिया हैं। और तीसरा था हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, तो ये प्लेस आपका नई दिल्ली था। और चौथा था कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई, तो ये राज्य आपका हरियाणा है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और देखिए वीडियो को कम से कम 2 से 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए डेली, ताकि छात्रों की संख्या बढ़े। देखिए किसी भी टीचर का सपना होता है कि उसका क्लासरूम खचाखच भरा हो, तो इसको भरिए और मजे लीजिए पढ़ाई के और सफलता प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।